वकालत में आने के बाद भी बहुत सारे मौके मिले, लेकिन मैंने हमेशा अपने ज़मीर की वकालत की है। मैंने मजलूम की वकालत की है, मैंने उसकी वकालत की है जिसके साथ जुल्म हुआ है। और कई ऐसे मौके आए कि मैं अरबों रुपया कमा सकता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने अपने ज़मीर को जिंदा रखा। ज़ैनब कत्ल केस आपके सामने है, जो पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा मुकदमा है। मैंने उसका केस हाई कोर्ट में भी लड़ा, मैंने उसका केस सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ा। हर केस में मैं विक्टिम का वकील रहा हूँ और मैंने उसकी जंग लड़ी। वगरना अगर जालिम का केस लेना होता, मैं आपको बताऊं अवान साहब, यकीन जानिएगा कि मैं अरबपति होता। पनामा लीक्स के ऊपर सबसे पहले पिटीशन मेरी थी पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानब से, और ये हमने इलेक्शन कमीशन में दायर की। ये पाकिस्तान जो है ये सिर्फ 1% अशराफिया का पाकिस्तान है, और 99% जो मफलूकुल हाल लोग हैं, अवाम हैं, गरीब हैं, ये उनका पाकिस्तान नहीं रह गया, क्योंकि इंसाफ सिर्फ उनके लिए रह गया है। मुझे ये बताएं, साने मॉडल टाउन में 9 साल बीत गए, कोई एक भी मुल्ज़िम अंदर नहीं है, और जिनको जेल में होना चाहिए था वो इस वक्त इक़्तिदार में है, वज़ीर आज़म है, वज़ीर दाखिला है, वज़ीर रेलवे हैं। ये सारे लोग जो है वजारतों पे बुरजमान है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब है, वो भी आ जाएंगे। किस निज़ाम में आम आदमी जो है वो जेलों में गल सड़ रहा है, और जो ताकतवर है, माफिया है, आप निज़ाम उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हैं इश्तियाक के चौधरी साहब के साथ, सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट हैं। पाकिस्तान के लिए, अदलिया के लिए इनकी खिदमात बेतहाशा हैं, बेशुमार हैं। आज हम दो मौज़ूआत पर इनके साथ बातचीत के लिए हाज़िर हुए हैं। पहले तो इनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से बात करेंगे, कहाँ से इन्होंने अपनी ज़िंदगी का आगाज़ किया, तालीम हासिल की, और फिर इस आला मकाम तक कैसे पहुँचे, वकालत की तरफ कैसे आए, और इनको कैद का भी सामना करना पड़ा। और कैद किस दौरान हुई थी, जब शादी में चंद दिन रह गए थे। किताबें कई लिख चुके हैं, कॉलम लिखते हैं। चौधरी साहब से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं, और दरमियान में जहाँ पे हम ज़रूरी समझेंगे सवाल कर लेंगे। जनाब चौधरी साहब, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। हाँ, ज़िंदगी का आगाज़ तो डेफिनेट है, जैसे ज़माना तालिब इल्मी से हो जाता, आप स्कूल में जाते हैं। मैंने गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल जो मैंगड़ी शकरगढ़ है नूरकोट, अच्छा, वहाँ से SM ज़फ़र साहब भी वहाँ पे पढ़े हैं। हमारे एक IG पंजाब होते थे चौधरी मंजूर साहब, वो भी वहाँ पे पढ़े हैं। तो मैट्रिक वहाँ से करने के बाद 91 में तो मैं FC कॉलेज में आ गया। तो फिर मैंने वहाँ से इंग्लिश लिटरेचर में मैंने इंटरमीडिएट किया, ग्रेजुएशन किया। बाद में फिर मैंने MA इंग्लिश किया पंजाब यूनिवर्सिटी से। तो उस वक़्त तो ये था कि शायद मैं लेक्चरशिप की तरफ जाऊं, लेकिन चूंकि मैं जब डॉक्टर साहब के साथ एसोसिएट हुआ, उनका जो स्टूडेंट विंग था उसमें गए, तो मैं फिर उनकी जो स्टूडेंट विंग था उसका मरकज़ी सदर बना। उस वक़्त मैंने ताज़ा MA इंग्लिश। इंस्पायर आप कैसे हुए? आप डॉक्टर साहब से डॉक्टर ताहिरुल कादरी वो साहब ये हुआ कि मेरे बड़े भाई हैं आफ्ताब साहब, तो वो एक दिन 89 की बात है, मैं गलबन 14 साल मेरी एज होगी, तो वो लेके आए उनकी कैसेट, और उन्होंने वो सारे मोहल्ले वालों को बुलाया और जमा किया और वो सुनाई। तो मैं तकरीर वो सुनी मैंने, तो फिर मुझे एहसास हुआ कि बंदा तो ये ऐसा है, कुछ करने वाला है, जज्बा भी है, असर भी है बात में, और बात भी सच्ची करता है। तो इस तरह तहरीक के साथ, तहरीक मिनहाजुल कुरान के साथ एक वाबस्तगी हुई। वो वाबस्तगी फिर आस्ता आस्ता चलती रही। लेकिन जब मैं MA कर चुका था, तो मुझे वहाँ मैं स्टूडेंट विंग में था, तो मुझे उन्होंने मुंतखब कर लिया मरकज़ी सदर। पूरे इलेक्शन हुए, जिस तरह इलेक्शन होते हैं, उस वक़्त इलेक्शन होते थे, तो मुझे स्टूडेंट विंग का उन्होंने सेंट्रल प्रेसिडेंट मुंतखब कर लिया। मैंने फिर उस रसीये से पूरे पाकिस्तान में दौरे के कि ये तो वो मेरी ज़िंदगी का ऐसा टर्निंग पॉइंट था जब मैंने ये सोचना शुरू कर दिया कि मुझे इलेक्टरशिप की बजाय जो है वो वकालत की तरफ आना चाहिए और सियासत में आना चाहिए। क्योंकि जब आपको वो सियासत आप देखते हैं, वहीं पे उस वक़्त अवामी इत्तेहाद के सदर बने थे डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब, बेनज़ीर भी थी, मोहम्मद नासिर चट्ठा, और ये सारे नवाज़ नसरुल्लाह खान, ये वहाँ पे आते थे। तो तब मुझे ये शौक़ पैदा हुआ, और फिर मैंने बाकायदा जो था वो मैं लॉ की तरफ आ गया। लेक्चरशिप को छोड़ दिया एक तरह से, और फिर लॉ करने के बाद जब मैं लॉ में आया, तो अब देखिए अब नए वकील के लिए कितनी मुश्किलात होती हैं। मैंने वुड यू इमेजिन इट कि मैं सुबह से लेके कोर्ट्स में 3 बजे तक, कोर्ट्स के बाद फिर चैम्बर में 5 बजे तक,
और फिर 5 बजे से फिर ऑनवर्ड मैं, क्योंकि वकालत में तो कोई पैसा था ही नहीं, तो मैं एक जो प्राइवेट कॉलेज है वहाँ पे लेक्चर देता था, वहाँ से कुछ पैसे मिलते थे। नहीं, वकालत में तो हमने सुना कि लोग करोड़ों अरबों बना लेते हैं, जहाज तक वो खरीद लेते वो हैं। नहीं, वो तो खैर वो अल्लाह ने, वकालत में आने के बाद भी बहुत सारे मौके मिले, ठीक लेकिन मैंने हमेशा अपने ज़मीर की वकालत की है। ठीक मैंने मजलूम की वकालत की है, मैंने उसकी वकालत की है जिसके साथ जुल्म हुआ है। मैंने, अगर मेरे कॉन्शियस ने, जो ज़मीर होता है आपका, अगर मुझे उसने ये कहा है कि ये बंदा झूठ पे है, तो मुझे इसकी वकालत नहीं करनी चाहिए, तो मैंने उससे माजरत कर ली, ठीक। मैंने वो वकालत नहीं की। और कई ऐसे मौके आए कि मैं अरबों रुपया कमा सकता था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है मैंने अपने ज़मीर को ज़िंदा रखा, और हम भी जी रहे हैं। नहीं अरबों से ही हम जो अच्छा, भी मेहनत मजदूरी करते कोई हैं। ऐसा असूल भी आपने अपनाया कि इसकी वकालत नहीं करनी, इस मामले को नहीं लेना? जी बिल्कुल, जब मैंने वकालत में आया तो मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से नफ़रत है, या जिसको मैं कत्ल से भी बड़ा जुर्म समझता हूँ, वो है किसी खातून का, किसी लड़की का रेप करना, उसके साथ ज़्यादती करना। तो ये एक मेरे अंदर था। तो मैंने ये एक फ़ैसला ये किया कि कभी भी मैं अपनी ज़िंदगी में मैं ये केस नहीं लूँगा कि मैं किसी रेपिस्ट को डिफेंड करूँ, किसी ज़्यादती करने वाले को डिफेंड करूँ कि इसने ज़्यादती नहीं की। अच्छा, वो कितनी इनबिल्ट ऐसी थी चीज़ मेरे अंदर कि बाद में जब केसेस आए, और बहुत सारे केसेस, शायद 1-2 केसेस ऐसे भी थे जिसमें गलत इल्ज़ाम था शायद, लेकिन मैंने कहा, फिर भी मैंने माजरत की कि मैं आपकी वकालत नहीं कर सकता। और मैंने, लेकिन उस दूसरी तरफ मैंने लड़की की वकालत की, और बेलॉस की, फ्री ऑफ कास्ट की। ज़ैनब कत्ल केस आपके सामने है, जो पाकिस्तान की तारीख का बहुत बड़ा मुकदमा है। मैंने उसका केस हाई कोर्ट में भी लड़ा, मैंने उसका केस सुप्रीम कोर्ट में भी लड़ा। इसी तरह और बहुत सारे ज़्यादती के मुकदमात हैं। ह्यूमन राइट्स सोसाइटी जो ऑफ पाकिस्तान है, जिसकी लीगल काउंसिल का मैं सदर हूँ, उसको वक्तन फ़क्तन शिकायत जो मसूल होती हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो वो ख़वातीन है जिनके साथ जुल्म नाइंसाफ़ी होती है, जबर होता है, उनके साथ ज़्यादतियाँ होती हैं, उन सारी ज़्यादतियों के ऊपर जो है हम आवाज़ उठाते हैं। तो उस तरह वो केसेस होते हैं, जो बच्चियों के साथ केसेस, रेप के हुए, ज़्यादती के हुए, घरेलू मुलाजमों के साथ जो ज़्यादती के केसेस हुए, हर केस में मैं विक्टिम का वकील रहा हूँ, और मैंने उसकी जंग लड़ी है, सिर्फ ये सोच के कि मैंने अपनी कॉन्शियस के साथ चलना है, अपने ज़मीर के साथ चलना है। और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे उससे बहुत इत्मीनान हुआ, बहुत तसल्ली हुई। आपकी रूह खुश होती है, आपको दायमी खुशी मिलती है, आपको हकीकी खुशी मिलती है। और आज भी ये लड़ रहा हूँ, चूँकि वो एक जज्बा था और है। फिर इसका असर ये हुआ मेरे के ऊपर कि अगर फ़र्ज़ करे किसी का गलत भी इल्ज़ाम लग गया है, तो वो भी जब मेरे पास आया तो मैंने कहा मेरे अंदर ये है ही नहीं है कि मैं जाके ये डिफेंड करूं, क्योंकि मैं लड़की का वकील रहा हूँ। तो बेसिकली तो ये वो जुर्म है जो आज तक नहीं की। और कई दफ़ा ऐसे हुआ, करोड़ों रुपए की ऑफ़र लोग लेके आए कि आप हमारा मुकदमा करें। मेरा सारा स्टाफ जानता है, बहुत सारे लोग आए, बड़े बड़े, क्योंकि वो समझते हैं कि जब इश्तियाक चौधरी साहब, आपका एक देखिए वक्त लगता है जब आपका एक फिर नाम बनता है कि आप गलत नहीं खड़े, आप किसी रेपिस्ट के लिए नहीं खड़े, ठीक है ना, नाम एक वक्त लगता है। फिर आप किसी को बेचते नहीं हैं, आप अपनी जो है ज़मीर के मुताबिक वकालत करते हैं, और सिर्फ उसी का केस लेते हैं जिसके साथ ज़्यादती हुई है। वगरना अगर जालिम का केस लेना होता, मैं आपको बताऊं अवान साहब, यकीन जानिएगा कि मैं अरबपति होता। लेकिन मैं खुदा से पनाह मांगता हूँ कि मौला मुझे वो लुकमा भी ना दे हराम का, एक पाई भी ना दे हराम की, जो था वो ये सोच के कि मैंने किसी रेपिस्ट को डिफेंड किया पैसों की खातिर ही, इस तरह का करके। अच्छा, आपने एहसन ज़फ़र साहब का जिक्र किया कि उसी इलाके से हैं, उनके साथ कभी वाबस्तगी रही? और दूसरा सवाल ये है कि एहसन ज़फ़र साहब तो इंसानी हकूक़ के बहुत बड़े अलंबरदार हैं, बिल्कुल। तो आप इस हवाले से? जी, मैंने जब वकालत में आया तो मैंने पहले तो इंडिविजुअली जो भी मेरे तो ये सिचुएशन होती थी, जब केस तो था कोई नहीं शुरू में, तो मैं अदालत में जाके खड़ा होता था, जब कोई परेशान बंदा देखता था तो मैं उसे पूछता था तुम्हें क्या परेशानी है ना, तो वो कहता था मुझे ये परेशानी है ना,
तो मैं कहता था आओ मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारी परेशानी को दूर करता हाँ हूँ। तो ये सिलसिला चलता रहा। तो इंडिविजुअली तो फिर लोग मुझसे आते भी रहे। हाँ जी, तो फिर एक दिन मैंने फैसला किया कि पहले ये था कि मैं अपनी कोई ऑर्गेनाइजेशन बनाऊं। तो फिर मैंने कहा कि मुझे कोई नाम की ज़रूरत नहीं है, हसरत की ज़रूरत नहीं है कि मेरा कोई बड़ा नाम बने, तो मुझे तो सिर्फ ये है कि काम करना है। ठीक है, तो फिर मैंने फैसला किया कि एस एम जफर साहब की ऑर्गेनाइजेशन है तो मैं उसके साथ जुड़ जाता हूँ। ठीक। फिर मैंने एस एम जफर साहब के पास गया। अच्छा, एक तो चैम्बर होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, आप ऑर्गेनाइजेशन में गए? मैं ऑर्गेनाइजेशन में गया, उनके चैम्बर में मैं गया। जी, उनके चैम्बर में ही असल में वो, चूंकि जहाँ पे वो ठीक तशरीफ है। फरमाते होते हैं, हाँ। बैठते थे, तो मैं जब उनके चैम्बर में गया तो मैंने उनको कहा जी मैंने आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करना चाहता हूँ एज ए लॉयर। तो ह्यूमन राइट्स, उन्होंने कहा कि ए एम शकूरी साहब से मिलें आप, अच्छा जी, उनके सेक्रेटरी जनरल हैं। तो हाँ मैं जी। शकूरी साहब से मिला। ठीक है, उन्होंने फिर मुझे समझाया, बताया कि हमारे पास इस तरह के लेटर्स आते हैं, तो हाँ ये तो काम जो है वो कोई मुआवजे वाला नहीं है। तो मैंने कहा मैं कौन सा मुआवजे के लिए कर रहा ठीक हूँ, है। मेरा पैशन है हाँ जी, कि मैं खिदमत कर सकूं। मैं तो वो फिर एक तल्लक ऐसा बना कि फिर वो एक मोहब्बत वाले रिश्ते में जी। डल गया, एक दोस्ती वाले रिश्ते में डल गया, एक एतमाद वाले रिश्ते में डल हाँ गया। जी, क्योंकि जब एक वक्त लगता है, फिर उसके बाद चेयरमैन साहब को एहसास हुआ, एस एम जफर साहब को, कि ये बंदा जो है वो बेलौस, हाँ जी, ना कोई ये किसी चीज़ की डिमांड करता है, ना कोई इसको कोई चीज़ चाहिए और वक्त दे रहा है, तो इसका जज्बा है। तो फिर उन्होंने मुझे सोसाइटी की जो लीगल काउंसिल उसका सदर बना दिया। अच्छा जी, ठीक है, अब मैं सोसाइटी की लीगल काउंसिल का सदर हूँ। ठीक है। अब जो है अब भी खतूत आते हैं, जहाँ भी मामलात होते हैं उस पर हम आवाज़ भी उठाते हैं। और मैं सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से हज़ारों जो ऐसे ख़ानदान हैं जिनकी बिला मुआवजा और बेलौस उनकी दादरसी हुई है। जी, अच्छा, सबसे बड़ा केस आपने कौन सा किया? कई किए होंगे उनमें से देखें जो बहुत सारे बड़े-बड़े। केसेस हैं, जैसे फर्ज करें अब जैनब कत्ल केस भी बहुत जी, बड़ा केस है, हाँ जी, जिसको नेशनल मीडिया के साथ इंटरनेशनल मीडिया ने भी कवरेज दी और हाँ जी, कवर किया। ये एक ऐसा केस है जिसे जिसे मुझे पढ़ने के बाद मुझे हैरानगी और दुख और एक अजीब सी तकलीफ में मैं था। अच्छा, उनके वालिदैन ने रब्ता किया था आपसे या आपने खुद ही रब्ता किया था उनसे? जी उनके वालिद जो अच्छा, अमीन उन्होंने रब्ता अंसारी किया। थे, जी, उन्होंने ठीक है, रब्ता ठीक किया था। चूँकि अल्लाह का पाक का शुक्र है, बतौर इंसानी हकूक़ के एक, मैं तो खुद को तो अपना एक आम सा कारकुन है। समझता हूँ, लेकिन लोग समझते हैं कि मैं इंसानी हकूक़ का लंबरदार हूँ। माशाल्लाह। और इस हवाले से फिर उन्होंने रब्ता किया। जी, उनके साथ बहुत सारे लोग राब्ते में थे, हाँ जी, बहुत सारे बड़े बड़े नाम थे जो उनके साथ राब्ते में थे। हाँ जी, तो लेकिन उन्होंने कहा कि जी मेरा जो इत्मीनान है वो इश्तियाक साहब आपके ऊपर है, ठीक है। तो लिहाजा आप ही इस केस को लें हम्म, और आप ही चलें। तो मैंने कहा अगर आपका है तो हमारा भी जी, जी, तो ठीक है। है ही है, और हमारा तो आपको ज़िंदगी का वो, मकसद ही ये है। जैसे आप बता रहे थे कि बड़ा दर्द था, बड़ी तकलीफ थी। तकलीफ ये थी कि उस बच्ची के साथ जो हुआ, जी, वो कोई इंसान ऐसा भी कर सकता है, ये मुझे बार बार आता था कि ये मुलजम से मुलाकात हुई आपकी? नहीं, मैं मुलजम से नहीं मिला। अच्छा, मुलजम से मैं नहीं मिला। मुलजम फिर वो जेल में था और खैर वो तख्तादार तक पहुंचा और फिर वो सूली पे लटका। हमने ये भी पिटीशन दायर की कि वो उसको सरेआम फांसी दी जाए। जी, और अगरचे वो सेक्शन 22 जो है एंटी टेररिज्म एक्ट का, उसमें ये गुंजाइश मौजूद है कि मोड मैनर तब्दील किया जा सकता है सज़ा अच्छा का, जी, हाँ जी, लेकिन उसके बावजूद वो नहीं मानी, बात मानी गई, लेकिन वो सज़ाए मौत उसको हो गई। और बाकी जो है बहुत सारे मुकदमा साने मॉडल टाउन में, अगरचे मेरा लीडिंग रोल नहीं रहा, अच्छा जी, लेकिन मैं साने मॉडल टाउन की जो टीम है उसमें मैं उसी तरह एक्टिव हूँ जिस तरह पहले दिन था, और उसी तरह काम कर रहा हूँ। इसी तरह जो अली ज़फ़र, एम्बेसडर अली ज़फ़र साहब, उनके साथ उनको भी रिसर्च वगैरह करके दी और इस तरह वो मामला चले। और ये तो थे कुछ ज़्यादती के बहुत सारे वाक़या। अगर आप ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट देखते हैं तो ज़्यादती के बहुत सारे वाक़यात हैं जो कि मैंने उस वाक़यात के ऊपर वो मुकदमात किए, बच्चियों के साथ नारवा सलूक के मुकदमात। कोई सियासी मुकदमा आपके पास सियासी आया? मुकदमात भी बहुत सारे आए। फर्ज, हाँ, ये जो आपका पनामा लीक्स था, हाँ जी, सबसे पहले आपको हैरानगी होगी, किसी ने पिटीशन दायर नहीं की थी पनामा लीक्स के ऊपर। सबसे पहले पिटीशन मेरी थी पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानब से, और ये हमने इलेक्शन कमीशन में दायर की। ठीक, जब वहाँ पे प्रोसीडिंग्स चल रही थी तो उस दौरान ही फिर सुप्रीम कोर्ट में ये एप्लीकेशन दायर हुई, गालबन जमात इस्लामी ने दायर की। तो फिर हमारी पिटीशंस भी जो थी वो फिर सुप्रीम कोर्ट में चली गई,
और इस तरह मुकदमा वहाँ शुरू हो गया। उस केस में मैं पेश हुआ। जो नवाज शरीफ का पार्टी हेड केस था, उनको पार्टी सदारत से अलहदा करने के लिए, उसमें मैंने जो है वो हुआ पाकिस्तान अवामी तहरीक की जानब से, उसमें उनको जो हटाया, पार्टी ये पार्टी ओहदा नहीं रख सकते। फिर नवाज शरीफ साहब ने एक स्टेटमेंट जारी किया था जो कि वो हमले के हवाले से था, दिल्ली हमले के हवालों से, ठीक है ना, डॉन में छपी थी उसकी स्टोरी। मैंने उसके ऊपर मैंने कहा इसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाया जाए, ठीक है ना, वो मैंने केस किया। नैब की जो चेयरमैन की तकर्री थी उसको ओहदे से अलग करने का केस किया कि ये जो दोबारा इन्होंने मुकर्रर कर दिया था जावेद इकबाल को, टेन्योर दे दी, उनको किया। फिर मैंने ये जो आपके जो लैंड ग्रैबर्स हैं, आपका जो ये रावी अर्बन प्रोजेक्ट है, उसका जो चेयरमैन था राशिद अजीज खान, उसको हटाने के लिए मैंने वो किया और उनकी सारी जंग लड़ी। फिर मैंने चौकीदारों का केस किया। चौकीदारों की तनख्वाह जो है वो 44 साल पहले अभी 300 रुपये है दही चौकीदार तो दूसरे मुकदमा आ गए, वो हम सियासी की बात कर रहे थे जी। और सर नवाज शरीफ की हुकूमत आने वाली है। देखें बात ये है, देखिए यही तो अलमिया है। देखें ये हमारी सियासत का, इस कौम का, इस मुल्क का अलमिया है कि जो बंदा लूट के पाकिस्तान से बाहर लेके गया और फिर वो सानिया मॉडल टाउन जिसने बपा किया, अब वो उसके लिए राह हमवार हो रही है कि वो वज़ीर आज़म बने आके, और वो सारे मामला उनके पूरे हो रहे हैं। लगता ये है अगर कि जो ये पाकिस्तान जो है ये सिर्फ 1% अशराफिया का पाकिस्तान है और 99% जो मफलूकुल हाल लोग हैं, अवाम हैं, गरीब हैं, ये उनका पाकिस्तान नहीं रह गया, क्योंकि इंसाफ सिर्फ उनके लिए रह गया है। मुझे ये बताएं, सानिया मॉडल टाउन में 9 साल बीत गए, कोई एक भी मुल्ज़म अंदर नहीं है, और जिनको जेल में होना चाहिए था वो इस वक्त इक़्तिदार में है, वज़ीर आज़म है, वज़ीर दाखिला है, वज़ीर रेलवे हैं, ये सारे लोग जो है वजारतों पे बुरजमान है। इसी तरह नवाज शरीफ साहब है, वो भी आ जाएंगे। तो ये जो हमारा निज़ाम इंसाफ जिसमें हम जी रहे हैं, ये असल में ये देखें, ताज बरतानिया ने ये जो निज़ाम बनाया था ना, ये बात मेरी आप गौर से सुने, ये था 1% अशराफिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, कि जहाँ पे अहमद वर्सेस खादम, आम जो दोनों शहरी आ जाएं, वहाँ पे इंसाफ कर दें इंसाफ वहाँ पे। लेकिन जहाँ पे ताज बरतानिया के मफादात को ज़द पहुँचेगी तो वहाँ पे इंसाफ नहीं होगा, वहाँ पे फिर मफादात को मद्दे, उसी को हुक्मरान तबके ने कंटिन्यू किया। जो अशराफिया थी इस मुल्क के, जो करप्ट सियासतदान, जो बड़े बड़े जागीरदार थे, ज़मींदार थे, उन्होंने इसको कंटिन्यू किया क्योंकि उनका मफाद इसमें वाबस्ता था कि इस निज़ाम को जारी रहना चाहिए। वो निज़ाम आज भी है कि इस निज़ाम में आम आदमी जो है वो जेलों में गल सड़ रहा है, और जो ताकतवर है, माफिया है, आप निज़ाम उसका कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता, निज़ाम उसको सज़ा नहीं दे सकता। मैं जेल विजिटर रहा हूँ लाहौर हाई कोर्ट की जानब से, मैंने जेलों के दौरे किए हैं, मैंने वहाँ पे रोटी चोर देखे हैं, मुझे बताएं, माल्टे चोर देखे हैं, मैंने लकड़ी चोर लोग देखे हैं। मुझे ये बताएं जो जेलों में पड़े हैं, जिनकी जमानत देने के लिए कोई तैयार नहीं है। माल्टा चोर का क्या केस था? मतलब छोटे छोटे, कहना का ये मतलब है कि किसी ने कई खवातीन ऐसी जो कि बड़े बड़े घरों में काम करने वाली खवातीन है, अब उन्होंने 3 माह की अगर तनख्वाह नहीं दी मालिक ने, और उसने जब तनख्वाह मांगी तो उसने चोरी का पर्चा दर्ज करवा दिया कि इसने पैसे चुराए हैं, तो वो जेल में गल सड़ रही है। चौधरी साहब, आपने जेलों की बात की, आप खुद भी जेल में रहे हैं, तो हाँ, किस वजह से? देखिए मैं तो वो देखें जेलें, मैं जैसे विजिटर भी देखा तो जेलों, हमारी जेलें वो नहीं हैं जिस तरह वेस्ट में हैं कि जो रेफॉर्मेशन रिहेबिलिटेशन सेंटर के तौर के ऊपर अब जेलों का कॉन्सेप्ट चेंज हो गया है। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपको खुद भी तो कैद होना पड़ा, वो किस मामले में, किस तरह? वो तो जब आपके देखें जो लायर्स मूवमेंट चल रही थी, जब अदलिया बहाली तहरीक थी, अदलिया बहाली जो जी बिल्कुल जब इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ होती, हम भी चूँकि उस वक्त नौजवान थे और पूरा जज्बा था, अभी माशाल्लाह आप नौजवान ही, तो उस वक्त तो खैर देखें ना, आज से आप 15 साल तकरीबन पीछे चले जाएं, तो वो ज़माना था कि मैं वो ट्रेडर्स को मुनज़्ज़म करता था, शुअरा को, चूँकि मैं खुद भी शायर हूँ, अच्छा, जो अलाउ तंजीम थी वो मैंने बनाई और उनको इसमें दाखिल किया, तो मैंने ताजरों को इसमें मूवमेंट में दाखिल किया, तो इस तरह करके ये फिर बड़ी मूवमेंट बनी।
तो मेरी गिरफ्तारी हो गई, कार्ड छपे हुए थे। तो जब गिरफ्तारी होगी फिर बंदे को ख्याल तो आता है कि मेरी तो अब शादी रह जाएगी। अच्छा, तो शादी भी तय थी आपकी? हाँ, शादी भी तय थी। अच्छा, लेकिन वो बाद में फिर हम जल्दी रहा हो गए और फिर इस तरह हमारी शादी फिर हो गई। शादी एक ही की आपने? जी, एक ही की है। अच्छा, अल्लाह पाक का एहसान है, खुश है। मैं समझता हूँ जो बंदा एक खुदा से और एक बीवी से राजी नहीं है, अच्छा जी। वो ना तो एक से ज्यादा खुदाओं से राजी हो सकता है, ना वो एक से ज्यादा बीवियों से राजी हो अच्छा, सकता बच्चे है। कितने हैं, क्या करते हैं? ये अल्लाह पाक का एहसान है, शुक्र है। 3 मेरी बेटियां हैं अच्छा, और हम ब्लेसिंग होम है हमारा घर। अल्लाह पाक का शुक्र है, हमें किसी चीज़ की कमी नहीं है और कभी भी ये एहसास नहीं हुआ जी। कि कोई जिस तरह आम होता है कि जी बेटा होना चाहिए, ये हाँ होना जी, चाहिए, वो होना औलाद चाहिए। होनी चाहिए, औलाद अल्लाह ताला ये की देखें, बड़ी ये पसमानदा सोच है। जी, जी। पसमाना समाज पसमानदा समाज है ना। हाँ जी, किताबें आपकी कौन कौन सी हैं? ये बहुत, जब मैंने ज़माना तालिब इल्मी से ही लिखने का शौक था और फिर मैं इंटरनेशनल डेस्क का इंचार्ज भी था खबरें में। अच्छा तो जी, मैंने उस ये वक्त किस भी सन की बात है? ये 2005-6 की गल है। ठीक है। ठीक है। तो उस ज़माने में भी मेरे कॉलम छपते रहे हैं, खबरें में भी छपे, फिर नवाए वक्त में भी छपे, उर्दू में भी छपते रहे हैं। बाद में फिर नेशन में भी अच्छा, ये प्रोफेशन में वकालत आने के और बाद। आपकी मुलाजमत मीडिया में इकट्ठी चली साथ साथ? हाँ, वो ये था, जैसे मैंने अभी बता ही रहा था आपको कि मैं सुबह वकालत करता था। वकालत में जब कोई पैसा नहीं था, शाम को मैं टीचिंग करता था। अच्छा जी, ट्यूशन जिसको कहते हैं। नहीं, अच्छा, आप उसको कह सकते हैं कि जो कॉलेज में पढ़ाना, प्राइवेट कॉलेज में, ठीक है, सही वहाँ से है। पढ़ाने के बाद फिर मैं 6:30 बजे चला जाता था अखबार के ऑफिस। अच्छा जी, वहाँ पे 3 बजे तक रात काम करता था। जब आपका सुबह पेपर आता है ना, हाँ जी, आपको तो पता होगा हाँ कि बिल्कुल वो जी। 3 बजे पहली दाग, निकलता दूसरी है। दाग, तीसरी दाग, वो ऐसे जो ही है। 3 हाँ बजे जी। जब छपने के लिए जाता तो है, आप किस पेज पे काम करते थे? शुरू में तो मैं मेन डेस्क पे काम किया। अच्छा जी, बाद में फिर मैं इंटरनेशनल डेस्क का इंचार्ज बन गया। जी ठीक तो है। फिर मैंने बतौर इंटरनेशनल डेस्क का हाँ इंचार्ज रहा। मैंने वो फिर 1 साल तक वो कंटिन्यू किया। ठीक है। 1 साल के बाद फिर जब वकालत का सिलसिला शुरू हुआ, हम्म, तो फिर पहले मैंने वो अखबार वाली छोड़ी, अच्छा जी, क्योंकि उसमें फिर ये था कि देखिए, आप अंदाज़ा करें कि सुबह से लेकर रात 3 बजे तक काम कर रहे हैं। हाँ जी, 3 बजे आपने घर जाना है और सुबह 8 बजे फिर अदालत भी आना है। हाँ जी। और जिया शाह साहब ऐसे सहाफ़ी थे कि खुद भी वो बड़ा काम करते थे और जो उनके वर्कर हैं उनको भी वो एक फौजी की तरह रखते थे, बड़ा अलर्ट हाँ, होकर लेकिन रहना मेरे पड़ता साथ था। तो उनके खैर बड़े अच्छे तल्लुकात थे। हाँ जी, वो मेरी बहुत इज्जत करते थे। और नहीं काम के मामले में तो आप कामयाब प्राप्त करते हैं तो जी वो हाँ, ऐसे ही रिस्पेक्ट था। वो जी। अजीम नज़ीर साहब थे, हाँ जी, उनके साथ भी मौका मिला। फिर इसी तरह सईद सईद साहब थे, सईद अख्तर सईद अख्तर साहब जी। थे। हाँ ये जी, मेरे बड़े दोस्तों में से थे। जी मैंने भी इनके अक्सर ही साथ ऐसा काम होता किया। था कि सईद अख्तर और मैं फिर वहाँ से जब निकलते थे ना, तो फिर हम प्रेस क्लब में चाय भी पीते थे। ठीक है और फिर इस तरह हमारा 2 रुपए की कप था चाय का तब, जी। वहाँ पे जो मिलता था। अच्छा, तो बड़ा अच्छा वक्त था। किताबें कौन जी, सी मेरी लिखी वो आप? शायरी की आई 2007 में, क्या नाम है उसका? ये उदास आंखें, अच्छा जी, वो आई किताब। फिर उसके बाद मेरी मोहब्बत मेरे अब्बू जो थी, जी। वो आई। फिर जो नो योर राइट्स, अच्छा जी, वो आई। और फिर रिसेंटली जो है वो आई है, ये जो द लीगल प्रैक्टिशनर एंड बार काउंसिल लॉस। अच्छा जी, ठीक है। ये वो किताब है, वो कला के लिए है और जो कानून के तलबा हैं उनके लिए है। तो ये मेरी वो रिसर्च अच्छा, है। इसके बाद स्टॉप है या इसके बाद भी कोई इन द पाइपलाइन 4 है? किताबें हैं इस वक्त। अच्छा देखिए, जी, एक मसरूफ़ वकील हूँ आपके सामने, हाँ जी, ठीक है ना, और उसके साथ फिर सियासत भी है, उसके बाद फिर समाजियात भी है, सोशल वर्क भी है। तो फिर उसमें आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना टाइम मिलता होगा। मतलब मैं तकरीबन 20 घंटे काम करता हूँ अच्छा जी, अभी भी। मैं, अल्लाह पाक का शुक्र है, एहसान है। तो उसमें से जो भी वक्त मिल जाए तो फिर उसमें बाकी काम भी होते हैं, ये भी चलता है। तो ये इंशाल्लाह सिलसिला चलता रहेगा। जी। देखते हैं आगे क्या क्या होता है। चौधरी ठीक साहब है, बहुत बहुत शुक्रिया। खैर, अगले वीलॉग में हम बात करेंगे सानहा मॉडल टाउन के हवाले से, ठीक। क्योंकि आप उसके वकील रहे हैं। जी जी जी। बहुत शुक्रिया।